अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की किताब से हिस्से नस्ल से सबक नंबर 3 भोला, जिसके मुसन्निफ़ हैं राजेंद्र सिंह बेदी, जो कि एक अफसाना निगार हैं, उन्हीं का अफसाना भोला के उन्वान से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अफसाने का मतन आपके हवाले करें, पहली बात और जान पहचान के उन्वान से कुछ जान लें। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। उसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और स्लोब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मुकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जुज़इयात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ जो बातें बताई गई हैं वो अफसाने के मुतालिक बताई गई हैं कि अफसाना किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का होता है। इसमें वाक़यात किस तरह बयान की जाते हैं, किरदारों की गुफ्तगू को, मंजर और माहौल की पेशकश को किस तरह से नपातुला रखना होता है। उसमें प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब, ये सारी के सारी फ़नी खुसूसियात अफसाने के अंदर होना कितना ज़रूरी है। और अफसाना चूँकि मुख्तसर होता है, इसीलिए उसके किरदार की शख्सियत का पूरा पूरा उजागर होना मुख्तसर से अंदाज में, मुख्तसर से अल्फाज में कितना ज़रूरी है, ये भी बात बताई गई है। और उसके साथ साथ माहौल की जुज़इयात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र को ख़ास तौर पे इसमें ज़रूरी करार दिया गया है। लिहाजा इसी तर्ज का आज हम एक अफसाना जो कि भोला उन्वान से है, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा, पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए राजेंद्र सिंह बेदी साहब का हम तारुफ पेश करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उनसर कारफरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमुए हैं। अफसाना भोला उनके मजमुए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, ये था राजेंद्र सिंह बेदी साहब का मुख्तसर सा तारुफ, जिसमें उनके तहरीर कमाल और अफसाना निगारी की खुसूसियात ख़ास तौर पे पेश की गई कि उन्होंने जो है हकीकत निगारी और ख़ास तौर पर माहौल की सही मुसव्वरी और अक्कासी और उसके अलावा जज्बातियत और नफ्सियाती तस्वुरात को राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने बड़े ही मौसर अंदाज में अपने कलम के ज़रिए से उतारा है। लिहाजा अफसानों के अंदर एक तरह की जादूगरी राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने पैदा कर दी है, जिसकी बिना पर उन्हें सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में मुकाम हासिल हुआ है। तो आइए हम इस अफसाने का मतन आपके हवाले करते हैं। मैंने माया को पत्थर के कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी ये बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है
उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। ये जो पहला पैराग्राफ हमने आपके सामने पढ़ा है अजीज़ तलबा, इसके अंदर जो है 2-3 किरदार हमें नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर माया नाम की एक बेवा का किरदार हमें दिखाई दे रहा है जो कि मक्खन बना रही है और ख़ास तौर पर उसे कुएं के पानी में धो धोकर पत्थर के कूजे में उसे रख रही है। तो देखने वाला जो किरदार है वो इस बात को जानता है कि माया कुछ ख़ास औकात ही में, कुछ ख़ास मौक़ों ही पर इस तरह का रवैया इख्तियार करती थी कि कोई जब मेहमान आने वाला होता उसकी मेहमान नवाजी के लिए मक्खन को बार बार धोकर ही वो पत्थर के कूजे में जमा करके रखती। अब पता है बात इस बात का कि 2 दिन बाद माया का भाई जो आने वाला है अपने हाथ पर राखी बंधवाने के लिए, कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है उस त्यौहार को 2 दिन में आना है, लिहाजा उस त्यौहार के लिए तो अक्सर बहनें अपने भाई के घर जाके राखी बंधवाती हैं, लेकिन माया का भाई खुद अपनी बहन से और भांजे से मिलने के लिए वो आता है और उसे यकीन दिलाता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक जो है अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर मैं लेता हूँ और कबूल करता हूँ। लिहाजा माया जो कि एक बेवा है, उसका एक बेटा जो कि आने वाले भाई का भांजा है, और गायबाना जो किरदार नज़र आ रहा है वो कौन है अगले पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माताजी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू की इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बार बार माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। अजीज तलबा, ये जो पैराग्राफ हमने इसके अंदर पढ़ा है, इसके अंदर जो है जो किरदार हाल बयान कर रहा था मुसन्निफ की ज़ुबानी, वो किरदार दरअसल माया का ससुर है और अपने पोते को अपनी गोद में लिए बैठा है और माया के काम को बगौर देख रहा है। तो उस वक्त जो है उस मुन्ने ने, जो कि नन्ना भोला जिसका नाम बताया गया है, उस भोले ने अपने दादाजी से कहा कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? तब जो है बाबा जी जो है उस मुन्ने का, उस भोले का, वो पूछता है कि तेरे मामू जी, तेरी माता जी के कौन होते हैं? तो थोड़ी देर सोचकर जो है भोला ने जवाब दिया कि मामू जी। यानी वो बच्चा हर किरदार को सिर्फ एक ही रिश्ते में देख सकता है, क्योंकि उसकी समझ अभी इतनी पुख्ता नहीं है कि वो एक किरदार को या एक शख्स को अलग अलग किरदारों में पेश कर सके। गोया कि वो उसके मामू जी हैं तो उसकी माता जी के भी मामू जी ही होंगे, उसके बाबा जी के भी मामू जी ही होंगे। तो इस तरह से उसने भोलेपन से जवाब दिया कि मेरी माता जी के भी वो मामू जी होंगे। ये बात जब माया सुनती है तो खिलखिलाकर हंस देती है, और ये हंसना उसके ससुर को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बेवा है और बेवा होने की बिना पे समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देता, सजने संवरने नहीं देता, और जो है खुश और हंसता खेलता देखना उसे समाज पसंद नहीं करता। लेकिन उसके ससुर की ख्वाहिश ये है कि माया जो है हंसे खेले, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन माया ने भी इस समाजी फरसुदा और दकियानूसी ख्यालात को अपने सर पे ओढ़ लिया है और जो है इन हकाम की वो पूरी पाबंदी करती है, अपने आप को उसका ताबे बना लिया है। लिहाजा उसने अपने तमाम कपड़ों को एक पिटारी में संदूक के अंदर मुकफ्फल करके उसको जो है कहीं रख दिया है। अगला पैराग्राफ, माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्नी के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जान ही हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटी की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी।
अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। बाबा, क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा अजीज़ तलबा, इसके अंदर ये बात बताई गई कि माया अपने मुन्ने बच्चे को भोले को पूछती है कि तुम छोटी नन्ही जो बहन है उसके कौन हो? तो भोला कहता है कि मैं उसका भाई हूँ। तो फिर माया उसे समझाती है कि जिस तरह तू नन्ही का भाई है उसी तरह तेरे मामू जान, तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। लेकिन ये बात भोला के समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अब तक भी किसी एक शख्स को एक वक्त में एक ही किरदार में समझ सकता था। दो किरदार एक शख्स निभाए कि वो किसी का मामू भी बने और किसी का भाई भी बने, किसी का बेटा बने, इस चीज़ को अभी नहीं समझ सकता था। लिहाजा ये बात हुई। अब दूसरी बात यहाँ पे बताई गई कि जो ससुर है माया का, उसे अपने हल खेतों में 6 मील दूर पहुँचाने थे। लिहाजा वो 6 मील दूर पैदल जाकर वो हल अपने कंधों पर रखकर पहुँचाता है और वापस पैदल आता है। और जब रात को आता है तो आते ही थकान की वजह से ऊँघने लगता है और सो जाता है। लेकिन माया उसे दूध पीने के लिए आवाज़ देती है तो वह उससे कहता है कि बेटा तुम इतनी मेरी फिक्र मत किया करो। तो उसी दौरान जो है भोला आकर उसके पेट पर सवार हो जाता है। बाबा जी के पेट पर भोला सवार हो जाता है और कहता है कि बाबा जी आज आपने मुझे कहानी नहीं सुनाई। तो बाबा जी कहते हैं भोला से कि बेटे आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। इस पर भोला कहता है कि भोला माता जी का है, बाबा जी का नहीं है। यानी ये बात बाबा जी को पसंद नहीं है कि भोला ये कहे कि मैं माता जी का हूँ, बल्कि भोला ये कहता रहे कि मैं बाबा जी का हूँ। लेकिन ये बात पसंद ना होने के बावजूद भी थकान की वजह से उसने जो है बर्दाश्त कर ली और वो सो गया। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह होती है तो भोला बाबा जी के पास बुलाने पर भी नहीं आता है और फिर वही कहता है कि भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। अब यहाँ पर दूसरी बात बयान की गई कि जब भोला ये कह रहा था कि भोला बाबा जी का नहीं है और माता जी का है, क्योंकि बाबा जी ने जो है रात को भोला को कहानी नहीं सुनाई थी, जिसकी वजह से भोला नाराज़ है और वो सुबह को ये कह रहा है कि मैं अभी भी माता जी का हूँ। लेकिन जब उसे मिठाई का लालच दिया है बाबा ने, तब जो है भोला फिर बाबा जी का बन गया
और आकर जो है बाबा जी से लिपट गया और कंबल को भी वो अपनी टांगों के ज़रिए से लपेटने लगा। और माया को जो है ये बूढ़ा बाबा देख रहा है कि अपने भाई के लिए वो आज भी जो है मक्खन तैयार कर रही है और पूरे एक सेर जो है, एक सेर के करीब मक्खन अपने भाई के लिए उसने तैयार कर रखा है। लिहाजा वो एक औरत के रिश्ते के बारे में ये सोच रहा है कि एक औरत का दिल माँ बाप के लिए भी, भाई बहन के लिए भी, खाविन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, हर एक के लिए उतना ही प्यार लुटाता है। फिर भी औरत के दिल से प्यार ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता। ये कैसा मालिक ने जो है एक तरह का अजूबा जो है तैयार कर रखा है औरत की शक्ल में कि वो हर एक को प्यार लुटाती फिरती है, फिर भी उसके पास जो है प्यार की कमी नहीं होती। इसमें इस दौरान जब इस सोच के अंदर बाबा जी गुम था कि भोला अपना वादा याद दिलाता है बाबा जी को कि बाबा जी तुम्हें अपना वादा याद है कि नहीं। तो बाबा जी पूछते हैं कि किस बात का वादा बेटे। तो भोला कहता है कि आज दोपहर को तुमने हमें कहानी सुनानी है। तो फिर बाबा जी उसका मुंह चूमते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं जो है आज तुमको दोपहर में कहानी सुनाऊंगा। तो अजीज़ तलबा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा हम दूसरे वीडियो के अंदर पेश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सबक को, इस अफसाने को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे और इसको ख़ुद से जो है ज़हन नशीन करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।